आज हमारे साथ डॉक्टर मुकेश जुडिशियल सर्विस कोचिंग में आज मैं फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हमारे मेहमान श्री राजीव पांडे जी उपस्थित हैं। मैं अपने नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा राजीव पांडे जी का इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद हम लोग अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। थैंक यू राजीव जी, अपना प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं हूँ राजीव कुमार पांडे और मेरी फर्म है पांडे इन्वेस्टमेंट्स.com और मैं BSc LLB और गवर्नमेंट का बैंक है जिला सहकारी बैंक 26 साल उसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर रहा। और उसके पहले मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc LLB किया और बिरला पब्लिक स्कूल, राजघाट बेसेंट स्कूल, CMS वगैरह से पढ़ाई की। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, पॉलिटिकल पार्टी से आपसे भी जुड़ा हूँ। उसका मैं पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ और ये मेरा म्यूचुअल फंड्स का पेशा है। तो मैं इसका काम के लिए मैं विधानसभा मार्ग 19 विधानसभा मार्ग में मेरा ऑफिस है। तो आज हम लोग राजीव जी बात करना चाहेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है कैसे इकोनॉमिक जस्टिस का फायदा लोगों को मिले, क्योंकि हमारा देश जो है दो तरीके के सेक्टर में बटा हुआ है। एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हैं जिनके साथ कोई कानून नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जिनके साथ पूरा सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन से लेकर के मिनिमम वेजेस जैसे कानून बने हुए हैं और उनको उसका लाभ मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में राजीव जी नहीं मिलता है। तो क्या आप इन दोनों को थोड़ा मेरे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। दर्शकों नमस्कार। देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो हर जगह है, जहाँ भी काम हो रहा है वो सब अनऑर्गेनाइज। खेती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जी, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है और सब जगह व्यापार हो रहा है। छोटी छोटी किराना की दुकानें हैं, उनके यहाँ भी 2 कर्मचारी हैं, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज्ड में ये है कि जब इतने संख्याएं हैं कि इतने से ऊपर हो जाएं तो आपको सरकार के लिए आदेश है सरकार की तरफ से कि इतने कर्मचारियों पे आप PF काटिए। इतने कर्मचारी जब हो जाएं तो आप उनका बीमा भी कराइए, ESI के तहत उनका फिर इलाज होता है। श्रम विभाग है, वो तरह तरह के रजिस्ट्रेशन करता है। अभी जैसे हमने देखा कि दिल्ली सरकार ने भी आदेश किया है कि 13 लाख मजदूरों को दिल्ली में दिल्ली सरकार ने किराए के लिए उन्होंने मुक्त कर दिया है। जैसे महिलाओं को किराया नहीं लग रहा है, जैसे दिल्ली सरकार ने किराया खत्म कर दिया है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो है ही है कि उसमें व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अगर अच्छी तरह अपने कर्मचारियों की देखभाल करेगा तो लोग उसको नौकरी करेंगे। तो क्या राजीव जी, यदि हम बात करें कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट के मर्जी पर काम करता है या कुछ रूल्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जनरल रूल्स हैं देश के, वो आपको फॉलो करने चाहिए जी। कोई भी व्यक्ति कोई इलीगल काम नहीं ले सकता किसी से। जैसे 18 साल के बच्चे से 18 साल से बच्चे से कम बाल संरक्षण से रिलेटेड कानून है, आप काम नहीं ले सकते। आप किसी भी व्यक्ति से 8-10 घंटे से ऊपर काम नहीं ले सकते। जी 8 घंटे ऑर्गेनाइज्ड में, तो मुझे एकदम टेक्निकल पोजीशन नहीं मालूम है, 12 घंटे हो गए, 10 घंटे होगा, इससे ऊपर काम नहीं सकते। आपको साप्ताहिक अवकाश देना होगा, जैसे संडे वनडे है, ये सब साप्ताहिक अवकाश है। अन्य राष्ट्रीय अवकाश है, ये सब आपको देने होंगे। प्लस आपको बहुत ही सहानुभूति पूर्वक वो रख करके काम लेना है। और जैसा कि एबॉलिशन ऑफ बेगार एक्ट वगैरह भारत में पास हो चुका है, आप बेगारी नहीं करा सकते। आप लोगों को तनख्वाह देंगे जो भी बनती है, मिनिमम वेजेस आपको जरूर देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। और मिनिमम वेजेस, अब जैसे बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो मिनिमम वेजेस में कुछ आपने कैश दे दिया तो कुछ खाना पीना वो सब करके लगभग उसके बराबर हो गया तो चलेगा। अच्छा राजीव जी, आप तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किए हैं। इनडोर मैनेजमेंट के नाम पर जो है जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं उनमें उनको बहुत देर तक ऑफिसों में रोका जाता है और कम समय में, मतलब जब वर्कलोड बढ़ा दिए जाते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन थोप दिया जाता है। तो आप बार बार कर रहे हैं कुछ काम के घंटे जो है डिसाइड हों और उसी काम के घंटे में ही आपको काम लेना है। लेकिन जब अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने एक पॉलिसी किया था कि जो जिसमें नोटों को बंद कर दिया गया था, नोटबंदी हो गई थी, डिमोनेटाइजेशन। तो उसमें हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के लोग जब काम कर रहे थे तो काफ़ी वर्कलोड था। तो सर उस समय के सिनेरियो को आप कैसा देखते हैं जब डिमोनेटाइजेशन जैसे केस
आप लोग जैसे जो इम्प्लाई जैसे मैं भी बैंक में था तो डिमोनेटाइजेशन के समय 8-8 बजे तक 10-10 बजे तक हम भी रहे बैंक में जी और ऐसी ऐसी जगह नहीं, जैसे कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो 40 किलोमीटर 70 किलोमीटर से आते जाते हैं जी तो वो जा नहीं पाए, वो ऑफिस में ही रहे। और हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि कम से कम 10 से 12 कर्मचारी, जी 10 के आसपास कर्मचारी जो है, जो रिपोर्टेड है खबरें लगभग, जी कि उनमें उनकी डेथ हो गई, उनको सुसाइड। मतलब वर्कलोड का दबाव था उनके जी, ऊपर। वर्क का दबाव था और दवाई नहीं खा पाए या स्ट्रेस बढ़ गया या बहुत जैसे बहुत नोट आ गए, आपके पास नोट काउंटिंग मशीन नहीं है और आपके पास 10 करोड़ रुपए आ गए तो आप गिन ही नहीं पाएंगे और कस्टमर बोलता है नहीं मुझे रसीद दीजिए, तो बैंक तो हर तरीके के दबाव रहे, वो जो झेल नहीं पाए वो बेचारे। सर जहाँ तक आपका बैंक हम देखते हैं तो वो तो जो रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है सहकारी समितियों के नाम से, तो वहाँ के तो मतलब जो कस्टमर हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो अग्रेसिव भी हो जाते होंगे आप लोगों के ऊपर कि जो मेरा नोट है। देखिए वो तो कोई भी आप नौकरी करें, मैं डॉक्टरों से मिला जो पीएमएस के हैं जी उनके भी लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और ये सब झेलना पड़ता है। इसको आप अपना सद्व्यवहार से, प्रेम व्यवहार से और अच्छे काम से, अपनी अच्छी निष्ठा के साथ काम करें और आप अपना आपका नेचर तो वैसे भी अच्छा रहा है सर। बात हमारी नहीं है, जैसे किसी में शाखा में गया वहाँ के लोगों ने पहले दुर्व्यवहार कर रखा है जी जी या यही नहीं, अगर वो बैंक गया, किसी और बैंक गया, पीएनबी गया, वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार हो गया तो वो यहाँ उसका भी बदला लेता है। जी 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 तो अगर सभी लोग जो ऑर्गेनाइज्ड कर्मचारी जो हैं वो ये सोचें कि सरकारी में या जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो जनता की सेवा भाव से काम करें और अच्छी तरह से जवाब दें। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है और उनके जो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, कि आप बहुत अतिशय उनके ऊपर काम ना लाद दें, एकदम से ज्यादा काम ना लें, उनको सोने के और आराम करने के, रिलैक्सेशन का समय दें। लेकिन उनसे आप ज्यादा काम लेते हैं तो वो हड़बड़ाहट में या मेंटल प्रेशर में कुछ और काम मतलब जी गलती हो जाती है, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। इसमें आप जैसे डॉक्टर हैं, उनसे कोई गलती हो गई जान जा सकती है, तो आपको कम प्रेशर, आप जैसे कोई अनहोनी हो गई, कुछ कोरोना आ गया तो उसमें डॉक्टरों को काम करना पड़ा, नोटबंदी में मैनेजर्स पे आ गया काम, बैंक के स्टाफ पे आ गया, ये सब समय के साथ साथ कभी कभी अपनी नौकरी में झेलना पड़ता है। तो एक सीधा सवाल है राजीव जी, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में लंबा बैंकिंग सेक्टर को देखा है, क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सरकार पेंशन बंद कर दी है तो क्या एम्प्लॉइयों के लिए इकोनॉमिक जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके अनुसार क्या है? कि पेंशन तो अब तो 2006 के बाद शायद पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, तो इकोनॉमिक जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से इसको देखिए, जब कोई कर्मचारी लंबे समय तक, सर इसलिए मेरा आपसे सवाल है क्योंकि आप अपने बैंक के यूनियन के लीडर भी रहे हैं, तो बड़े लेवल पर बैंक के जो कर्मचारी थे उनके सवालों के जवाब और उनका जो एक लीडरशिप आपने संभाली है, तो आप एक वाइडर सेंस में इसको आप किस तरीके से देखते हैं एज ए बैंक लीडर के रूप में? देखिए जब कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में लंबे समय तक काम करता है तो उसमें पेंशन होनी चाहिए जी। जब कोई जीवन देता है, जैसे जब वो प्रवेश करता है उसमें, मान लीजिए 25 साल का है, 30 साल का है, 24 साल का है जी। फिर वो निकलता है 60 साल पे, जी 58-62 साल पे, उसकी फिर शरीर खत्म हो चुका होता है, बीपी शुगर दुनिया भर के रोग, कहीं आते जाते कभी वो चोट आ गया हो तो उसके हाथ पैर में चोट, वो फिर अच्छा काम करने में सक्षम नहीं है, तो भी नियोक्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि जो लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे हैं उनको वो सोशल बेनिफिट्स दें, उनको पेंशन दें, और ये देना चाहिए। ये दुर्भाग्य हो गया है कि इस समय पेंशन का सिस्टम गवर्नमेंट सेक्टर तक में ख़त्म कर दिया गया है। अब तो देखिए हद हो गई है कि 4 साल के लिए वो कह दिया गया कि आप सेना में भी 3-4 साल की नौकरी करें, तो ये सब बातें ये ठीक नहीं है। जिस तरह चला आ रहा था उसी तरह चलने देना चाहिए था। हाँ ये है कि जैसे सरकार का क्षेत्र आप छोटा कर सकते हैं, जैसे जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से सरकार का क्षेत्र थोड़ा छोटा रहे, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सरकार रेगुलेटर के रूप में रहे, सरकार प्लेयर ना बने, सरकार के बैंक बहुत कम हो, 1-2 हो, प्राइवेट बैंक हो, लेकिन जो लोग भी सरकार में रहें, जो लोग भी प्राइवेट बैंक में हों, जगह जगह वो अपनी अपनी जिसकी नौकरी कर रहे हैं वहाँ से उनको पेंशन मिले, वहाँ से उनको मेडिकल की सुविधाएं मिले, वहाँ से उनको लीव ट्रेवल, हेल्थ इंश्योरेंस टाइप की सब प्रकार की सुविधाएं हों, तभी हमारा समाज अच्छी तरह काम कर पाएगा। क्योंकि देखिए कर्मचारी फिर आ जाता है, डूब जाता है उसमें काम में, फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके नियोक्ता की है। क्योंकि सर आपका जो करियर, जब आप अपने करियर में रहे हैं तो उस समय भी आपने भारत की तस्वीर देखी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था क्या थी। 2006 तक आप लगातार जॉब में थे, 19 तक। हाँ 19 तक।
तो 2006 से पहले भी आपने देखा कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। 2019 तक आपने देखना, आपने उन एम्प्लॉइयों को भी देखा जो 2006 से पहले काम करते थे और उनको पेंशन मिलती थी। तो उनमें एक काम करने की जो निष्ठा भावना होती है, जो सोशल सिक्योरिटी होती है, यदि पेंशन मिलती है तो उनमें एक सोशल सिक्योरिटी की भावना ज़्यादा लगती है। लेकिन 2006 के बाद जो एम्प्लॉय रखे गए आपके बैंक में, तो उनमें थोड़ा सा जो है उनको लगता है कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे को पेंशन नहीं, तो वो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने दोनों परिस्थितियों को देखा, 2006 से पहले भी देखा और बाद में भी देखा, तो सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन और पेंशन न होने की क्या एम्प्लॉइयों के वर्किंग हैबिट में कुछ अंतर को देखते कि नहीं आप? नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शादी हो जाए जी, और मान लीजिए लड़का या वर पक्ष जो है जी, वो वधू को पूरी सुविधाएं ना दे, जी, जी, लिमिटेड सुविधाएं दे, जी, कहते हैं शहर की प्रॉपर्टी तो मिलेगी, गांव की नहीं मिलेगी। आप जी बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया राजीव जी। आप केवल अपने बच्चों को ध्यान दे सकते हैं, आप अपने जेठ और देवर और ननद के बच्चों को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाएगी। तो अभी जो हमारे महिलाएं आती हैं वो पूरे पावर लेके आती हैं, वो एक छोटे बच्चों को गाइड करने के लिए उनको समझाने डांटने की भी क्षमता रखती हैं, वो चाहे जेठ के बच्चे हों चाहे वो जी जो भी बच्चे हैं। तो ये जो चीज़ है यही इसी तरह से इसमें है कि जब उनको पूरी सुविधा नहीं है कर्मचारियों को, तो कर्मचारी पहली बात तो व्यग्र रहते हैं। मैं बहुत से कॉलेजेस में जाता हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत से कॉलेजेस में देखा है कि वो इसी में परेशान रहते हैं, पेंशन के ही चक्कर में हर समय बातें करते रहते हैं। जी जी। तो इसको सरकारें कुछ कह रही हैं कि हम पेंशन देंगे, तो दे देना चाहिए और उनसे काम लीजिए अच्छी तरह से, उनसे जबरदस्त काम लीजिए। मान लीजिए शिक्षक है, उसे इतनी अच्छी शिक्षा लीजिए कि हमारा देश बहुत आगे चला जाए। अगर चिकित्सक है तो देश के कर्मचारियों को, नागरिकों को स्वस्थ बनवाइए। सरकार बाधा न बने, सरकार फैसिलिटी दे और उनसे वर्क ले। हाँ, उनसे वर्क ले, उनको पूरा माहौल दे, तभी बिल्डिंग में जो है उनका निश्चिंत होकर के वो अपना 100% दे सकें अपनी नेक सर्विस में, जिससे वो पूरी तरह सेवा कर सकें। तो इसका मतलब यह है कि एक इकोनॉमिक जस्टिस में पेंशन का होना आपके नजरिए से एक, देखिए जैसे जिला सहकारी बैंक में पेंशन नहीं है, मैंने उसमें काम किया, तो करीब 15 वर्ष पहले कई ऐसे लोग हुए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हुए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सोशल जस्टिस होना चाहिए और इस पे सरकारों को, लोकसभा को कुछ कानून बनाना चाहिए और पेंशन मिले। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन 15-20 साल पुराना है, लेकिन आप देखिए बाध्यकारी रूप से नहीं दिया था, एक सजेशन के रूप में दिया था, सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये इस तरह कहीं है कहीं नहीं है, इसी तरह चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भाई देखिए सरकार की नीतियों में बदलाव करना तो हम लोग के हाथ में नहीं है, आंदोलन कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आप एज एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते जो नए एम्प्लॉय आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं कि यदि इनको पेंशन नहीं तो उसके अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर आप क्या देखते हैं? अल्टरनेटिव विकल्प के तौर पर यही है कि एक तो एनपीएस का सिस्टम है जी, एनपीएस को समझें, देखें, एनपीएस पे उसमें इन्वेस्ट करें, जितना कंपलसरी तरीके से कट रहा है उसके अलावा और अपना जमा करें, एनपीएस में भी एडिशनल जमा कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा व्यवसाय है, हमारे जैसे आर्थिक सलाहकारों से मिले तो हम उनको बताएंगे कि आप छोटी सी रकम से आप लाखों करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं। एक जैसे 2000 की एसआईपी किसी ने चलाई 20 साल, तो कुछ अच्छे फंड्स हैं जिनमें 1 करोड़ हो गया वैल्यू, तो आप चलाइए। जैसे जो व्यक्ति 30 साल का है, 20 साल से तो ज्यादा ही सर्विस रहती है, 15। हाँ, तो वो अगर शुरू से अपना प्रतिमाह कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। अच्छा, ये मान के चला जाए कि मान लीजिए मेरी सैलरी 40,000 रुपए, तो उसका कितना परसेंटेज यदि पेंशन ग्रुप में ज्यादा था पहले, तो उसका कितना परसेंटेज हम एसआईपी के थ्रू डालें तो कितना लगभग जो रिटर्न आ सकता है? अब देखिए जो लोग नौकरी कर रहे हैं थोड़ा सा पैसा एनपीएस में ही कट जाता है, उसके अलावा फिर जो बचा हुआ उसका भी 10% कम से कम वो जमा करें। 10% मतलब कम से कम मिनिमम 10%। वैसे तो हमारे जो पूरी दुनिया के वॉरेन बफेट गुरु कहलाए हैं इस चीज में, आर्थिक म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टिंग के, वो तो कहते हैं कि पहले इन्वेस्ट कर दीजिए तब खर्च करिए। जी जी जी। तो वो स्टेज तक आदमी अभी पहुंच नहीं पा
रहा है, कम से कम 10% लेके चले और प्रति वर्ष वो 10% बढ़ाता चले। जी जी। तो जैसे ऐसा इसका एग्जांपल है, जैसे किसी ने 10,000 की एसआईपी की और 10% अरे मतलब 2,000 रुपए से प्रति वर्ष बढ़ाई, तो 10,000 की हुई, अगले साल 12, फिर 14, फिर 16, 18 ऐसे होती गई। जैसे 20 साल उसकी बढ़ती जा रही वैसे वैसे आप जो दो बार डीए लगता है साल भर में और प्रमोशंस काफी अनुभव रखते हैं राजीव जी। इंक्रीमेंट्स लगते हैं, देखिए एनुअल इंक्रीमेंट्स लगते हैं, 2 बार डीए लगता है हर सेवा में। डीए का फुल फॉर्म हमारे दर्शकों को डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ये देखता है कि मुद्रास्फीति कितनी हो रही है। आपने देखा होगा पहले गेहूं दूध जो है वो आपको याद होगा कि 10 रुपए लीटर भी आता था। आज मैंने 33 रुपए का आधा लीटर खरीदा था, तो 66 रुपए का हो गया। हाँ। तो दूध का हर चीज का रेट समय समय बढ़ता रहता है। जी जी जी। तो अब जो कर्मचारी है उसको नुकसान न हो इसलिए उसकी तनख्वाह भी थोड़ी थोड़ी लगातार बढ़ाई जाती है। तो इसका एक डीए निकाला जाता है कि कितना डीए आया उसके हिसाब से सैलरी बढ़ती है। जी। तो उसी हिसाब से आप भी अपनी कुछ तनख्वाह बढ़ाते रहिए। तो तनख्वाह से मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तो इतना पैसा हो जाएगा आपके पास। जैसे मैंने कह रहा था वो एग्जांपल कि 10,000 की एसआईपी 2,000 का पर ईयर का बढ़ाते जाइए, तो 20% CAGR अगर आ गया तो उस पर 20 साल में आपको करीब करीब 5, 5.5 या 6 करोड़ तक के आसपास आपकी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। उसमें से आप पर मंथ अपना खर्चा लेते रहिए। जैसे कोई 30,000 खर्चा करता है इस समय और आज से 30 साल बाद देखे तो उसका 2.5-3 लाख रुपए प्रति वर्ष का खर्चा होगा 6%, 7% मुद्रास्फीति से। तो जब तक उसके पास 5-6 करोड़ नहीं होंगे तब तक वो 2.5-3 लाख खर्चा कैसे चलाएगा। तो इसके लिए वो निवेश करे। तो एक ही तरीका है कि आपके पास जो है उसमें से जमा करते रहिए कि जब आपकी कमाई बंद हो जाएगी, मतलब है कि आप ओपीएस के इंतजार में न रहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के नहीं, वो अपना जो आपको जो राइट्स हैं आप मांगना है, राजनीतिक लोग पार्टियां अपना वो कह रही हैं और आपको आंदोलन करना, वो अपना करिए, लेकिन अपनी किस्मत अपने हाथ में है। जी। अपनी किस्मत अपने हाथ से बनानी है। एकलव्य को गुरु नहीं मिला फिर भी वो धनुर्धर बन गया। तो अपनी किस्मत अपने हाथ से रखनी है। तो आपको ढूंढना है, आपको जानना है। आप राजीव पांडे जैसे लोग तमाम है, हजारों हैं, उनसे मिलिए और उससे समझिए, इन सब चीजों पे जाइए और अपना निवेश करिए और अपने भविष्य सुखद करिए। आप हो सकता है और माला माल हो जाए आप निवेश कर करके। तो राजीव पांडे जी, आप ये सब काम, मैं पहले बैंक में थे, बैंक के बाद इंडिपेंडेंट काम कर, तो कौन कौन सी अपना काम करते वक्त, क्योंकि आप एक सरकारी सेक्टर को डील कर रहे थे, एक आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद अब आप अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉइयों के मन में घुटन सी रहती है कि यार ये सरकारी ताम झाम को छोड़ करके अपना वर्क स्टार्ट कर, लेकिन वो सिर्फ सोचते हैं, कर नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आपके अंदर वो कौन सी जादुई छड़ी थी या कौन सा बजरंग बली का दिन है कि जैसे उनको जो है क्या नाम सीता माता की खोज के लिए जो है वो समुंदर पार करना था, तो जामवंत जी ने कहा काश आज रहा बलवाना। तो आपके अंदर वो कौन सी ऊर्जा मिली कि आपने एक बैंक की नौकरी से BRS लिया और अपना इंडिपेंडेंट वर्क स्टार्ट कर दी? देखिए, मुझे ठीक से याद नहीं है कि कहाँ से मैंने ये सब चीज़ों को मैंने शुरुआत में देखा, लेकिन ये जरूर है कि 83 में मेरे पिताजी रिटायर हुए थे। थोड़ा उन्होंने हम लोगों के नाम पे FD कर दी थी और उनके पास पैसा था थोड़ा, तो मैं बीच बीच में कहता था बाबूजी इसमें 2,000 लगा दीजिए, इसमें 4,000, जो नए नए शेयर आते थे। और वो मैं चाहता था 10,000 लगाए, 6,000 लगाए, वो 500-1,000 लगाते थे। तो वो मैं सोचता था कि हमारा घर का जीवन अच्छा हो जाए। हम लोग 7 भाई बहन रहे हैं, तो हम चाहते थे कि और समृद्धि हो, अच्छी तरह खाया पिया जाए और अच्छे से रहें और अच्छे कपड़े पहन पाए। क्यों कुछ ही लोग अमीर रहें, क्यों अमीरी सब में ना फैले, क्यों थोड़े से ही लोग हैं, जैसे भारत में थोड़े से ही लोग इतने अमीर हैं, 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है दुनिया में। ये असली समाजवाद। हाँ, जो पूरी दुनिया में 3-4 बड़े जो अमीर आदमी हैं दुनिया के, उनके पास इतनी संपत्ति है कि अफ्रीका की सारी औरतों की संपत्ति से ज्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी एक अंदर अंदर लड़ाई थी कि मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं परिवार को पहले लाया, फिर मैंने अपने बहनोई को बताना शुरू किया, अपने और लोगों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे फिर मैं अपना भी करता रहा और मुझे लगा कि मैं बहुत सही हूँ। अब तो मुझे इतने साल बीत गए, फिर मुझे लगा कि मैं बैंक के कस्टमर में उनको सही राय नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने देखा कि जो
20 साल पहले जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, अब वो गरीब से हो गए हैं जी। उनके यहाँ शादियां कुछ बच्चों की खराब हो जी। गई, उनका पैसा ज्यादा कमा नहीं पाया, क्योंकि जब आपके पास 6% पे आप जमा करते हैं 7% पे, उतने ही अगर मुद्रास्फीति की दर है तो एक्चुअली आपका लॉस होता है। जी। देखिए यदि बैंक में आपको 7% मिलता है और 7% मुद्रास्फीति है जी। तो आप 0 कमाते हैं। जी जी। यदि आपकी 7% मुद्रास्फीति और 30% इनकम टैक्स ब्रैकेट में है जी। तो आपको 30% उसमें इनकम टैक्स कट गया, मतलब आपको 5 के आसपास मिला और 7 आपका घट रहा है तो आप 2% का लॉस हो गया। जी। तो बैंक एफडी में लॉस होता है। जी। तो मैंने सोचता था कि ये मैं कस्टमर्स का बैंक एफडी में लॉस करा रहा हूँ तो कैसे फायदा कराऊं। जी। तो मैंने अपनी सेवा छोड़ दी जी। और मैंने कहा मैं सबको मैं बताता हूँ, इन सब चीजों में करता हूँ, मैं ये व्यापार कर लूंगा। जी। मेरी पत्नी भी जॉब में थी और घर वगैरह बना हुआ है पिताजी की कृपा से, जी। और हमारे ऊपर पुश्तैनी जमीन है खेती की, परिवार मेरा प्यार करता है, मुझे अच्छा है, भाई भाई सब सेटल्ड हैं। तो हमने कहा कि मैं खतरा ले सकता हूँ। जी। तो मैंने जो है खतरा ले करके मैं इसमें कूद पड़ा और अब आपका भी देखिए मैंने निवेश करा है। मतलब इसमें आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गरीबी के जंजाल से, उस जो जकड़ा हुआ है, देखिए एक साइकिल होती है गरीबी गरीबी गरीबी, मैं उससे निकाल करके लोगों को मैं अमीर बनाने का सोच रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा हूँ। जी जी। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोगों को मिल रही है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो बताते हैं ना खुशी, लोगों ने बच्चों ने पढ़ाई कर ली इंजीनियरिंग और मेडिकल की और मैंने कोई निवेश लगवाया था तो उनको उसमें फायदा हुआ, उस समय उन्होंने निकाल लिया। तो मेरी राय से लोगों ने बहुत कमा लिया, फायदा मतलब वो जो आज जो बजरंग बली की टिक्की का दिन है कि भाई जामवंत जी ने वो संदेश दिया था, तो आपके फादर के माध्यम से आपको वो संदेश मिला कि का साथ रहा बलवाना। मतलब मैं जो है कोई भी विषय होता है तो मैं उस पर घुसने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक एसएस ग्रेवाल साहब की किताब थी मेकिंग मनी ऑन द स्टॉक मार्केट, वो मैंने 1988 में पढ़ी थी। वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे जी। तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की वो उन्होंने लिखा था इट इज क्वाइट इजी टू डबल योर मनी एवरी 3 years। ये तो बहुत अच्छा है और आईएएस अफसर कह रहे हैं रिटायर्ड। तो मैं उन पे चला और मुझे लगा कि ठीक है। और मैं इसकी जो खराबियां हैं, जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट से लगाते हैं पैसा, उन सब चीजों को बताता हूँ। ऑप्शंस फ्यूचर्स मत करिए, डायरेक्ट अपने आप मत करिए, एक्सपर्ट्स के थ्रू जाइए, म्यूचुअल फंड से करिए, बहुत ज्यादा निवेश यूलिप्स के माध्यम से मत करिए। तो जो ये चीजें हैं मैं बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ज्यादा मत जाइए, आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहिए, आप अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे निवेश सलाहकार जो आपको जानता है, जिसको आप जानते हैं, उसके थ्रू आप करिए, आप गबनों से बचेंगे। आप फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो अच्छा राजीव जी, एक बात, जैसे आप बैंक में थे तो आपके पीछे एम्प्लॉय थे, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा था। यहाँ पर आपके साथ कौन कौन से लोग हैं और कौन कौन से लोग, जैसे वहाँ पर आपके चपरासी रहा होगा, खुद का चाय पानी नाश्ता वगैरह लाता होगा, या और भी लोग होते हैं, कोई कौन सा काम देख रहा है, कोई चीजें अलग अलग तो यहाँ लोग हैं ना, तो हमारे जैसे एक मोनू गुप्ता जी हैं जी, तो वो पूरा ऑपरेशंस का और सारा कुछ काम देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, आजकल कंप्यूटर से काफी कुछ होता है कि ई-केवाईसी बनती है, तमाम चीजें बनती हैं। हर के एप्स हैं, कैम्स का है, कार्वी का है, के फिनकार्ड का है, म्यूचुअल फंड्स के तमाम एप्स हैं, उनके क्या पासवर्ड हैं, पूरी एक लिस्ट है उसके पास, मोनू के पास, वो मुझे भी शेयर करता रहता है। तो हम लोग अपने कंप्यूटर से काम करते हैं, वो भी करता है। प्लस एक रोहित है, वो भी नया ही है, लेकिन वो फॉर्म्स भरना और कहीं क्लाइंट्स के यहाँ जाना, उनसे चेकें लेना, उनको पे स्टेटमेंट देना, इस प्रकार से करते रहते हैं। हमारे यहाँ विजय बहादुर जी हैं, तो वो हम लोग का भी तो आपका शेड्यूल खाने पीने का घर से खा पी के आते हैं, थोड़ा टिफिन ले आते हैं, यहाँ पर ही हमारी कैंटीन है, खाते भी रहते हैं। विजय बहादुर जी हैं, तो उनसे कह दिया सेब काट दिया, मट्ठा पी लिया, पपीता खा लिया, कुछ बाहर से कुछ मंगा लिया। आजकल तो आप जानते हैं स्विगी से मंगा सकते हैं। मैं क्लाइंट से मैं कहता हूँ कि सुबह नाश्ता करके आइए, यहीं हमारे साथ लंच करिए। तो हम चाहते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ये क्यों फैमिली ऑफिस है, स्मॉल ऑफिस है। आप देख रहे हैं कि 2 रूम्स है, हमारे बगल में है, यहाँ है, तो आप हमसे आइए, 2-2 घंटे बात करिए, 3-3 घंटे बात करिए। तो इस पे एक समझिए, मेरे उधर देखिए कंप्यूटर लगा हुआ है इधर, और उधर टीवी स्क्रीन है, तो हम उस पर, आप बड़ी स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। तो खाने पीना एक इंसिडेंटल है, आप उसी के चक्कर में आपको घर ना भागना पड़ जाए, ये खाने का टाइम हो गया। हाँ। तो आप आज तक तो निवेश नहीं कर पाए। लंच होता था, कोई एम्प्लॉय है लेकिन लंच हो गया, तो लेकिन बैंक में भी मैंने ये किया कि सारे कर्मचारी हमारे एक साथ लंच ना करें। हाँ। कि हमको लंच लिख करके सबको मना कर देना, ये मुझे नहीं अच्छा लगता था। और मैं लंच के दौरान भी मैं बैठा था, कौन सा मैं कुछ विशेष खा रहा हूँ या बहुत खराब खा रहा हूँ, या मैं उस चीज को नहीं मानता था। तो सर बैठिए, बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, आपको ये काम कर देता हूँ। तो लंच में भी मैंने हमेशा काम किया है, और मैंने कहा रोटेशन में लंच किया जाए, कि जैसे लंच आवर के शुरुआत में कोई कर ले, जैसे 30 मिनट्स का लंच है, खाना खाने में 10 ही 12 मिनट लगते हैं,
तो लंच को भी डिवाइड कर सकते हैं हम, किसी भी कस्टमर को 5 मिनट रुक सकते हैं, उसे कहते हैं सर अर्जेंट है तो 5-7 मिनट रुक जाइए, नहीं तो बाद में आइए। तो यही हम यहाँ भी करते हैं, जो हमने इतने सालों से महसूस किया कि कैसे कस्टमर को फायदा देना है, कैसे कस्टमर को मजा देना है, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो कर्मचारी खुद ही लेट आ जाते हैं और कई बार कहते हैं अब लंच हो गया, तो पूछिए 10 बजे का बैंक है, हमने 10:30 वर्किंग शुरू की। जी। बैंक में ये है कि 10 बजे का बैंक, आप 9:45 भी आ जाइए, जिससे 10 बजे आप 10:01 पे पेमेंट कर सकें। लेकिन दिक्कत है, तो कर्मचारियों से मैं बोलता हूँ कि हमेशा बोला मैंने कि आप दूसरों का ध्यान रखिए। अभी वही मैं काम करने की कोशिश करता हूँ कि हम कभी ये नहीं बोलते कि हम ये काम कर रहे हैं। जैसे गांधी जी का वो था कि ग्राहक ही हमारा पार्ट है, हमारे बिजनेस का ग्राहक की वजह से ही हम बिजनेस में हैं। तो ग्राहक को अपने से दूर मत माने, ग्राहक की वजह से। मेरे ऑफिस में जब ग्राहक रहते हैं तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, तो चाहता हूँ कि ग्राहकों को कितना फायदा मिले। तो इकोनॉमिक जस्टिस तभी लोगों को मिलेगा कि जब देने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह काम करें, रेगुलेटर्स अच्छा काम करें, पेंशन नहीं है तो जो भी है ओपीएस है या समझ बूझ के लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। आए आप कभी कोई जूम पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, मैं भी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ, लोग हमेशा ज्वाइन करें। जी। और हमारा वेबसाइट है, हमारा नंबर है, लोग उसमें हमको कॉल करें और हमसे बात करें। मैं अपना नंबर जारी कर देता हूँ 9838638369, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट धीरे-धीरे बोल दीजिए सर थोड़ा सा। 9838638369। दूसरा एक नंबर भी है 94-154-59-218। इन दोनों नंबरों पे आप बात कर सकते हैं। ऑफिस का सर एड्रेस थोड़ा डिटेल में। ऑफिस का एड्रेस विधानसभा से जब हुसैनगंज के लिए चलते हैं लखनऊ में, तो 200 मीटर से चलने पर बाएं हाथ में पेट्रोल पंप है, उसके पीछे स्टेट बैंक और पीएनबी है। सचिवालय मेट्रो स्टेशन है। सचिवालय मेट्रो स्टेशन का 5 नंबर गेट से 50 मीटर पर हमारा ऑफिस है। और ये स्टेट बैंक है हमारे जस्ट ऊपर, तो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, मेहरा बिजनेस सेंटर कहते हैं। और पीछे भी पुलिस भर्ती बोर्ड का ऑफिस है और कई ऑफिसेस हैं। तो एकदम विधानसभा मार्ग है, सामने रतन स्क्वायर है। इसका एड्रेस है 19 विधानसभा मार्ग। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोगों का फर्स्ट डे लाइव था, और अब हम लोग यूट्यूब चैनल पर लाइव भी हो सकते हैं। ये मतलब हम लोगों ने इतनी आप लोगों का प्यार और स्नेह इतना मिल रहा है कि यूट्यूब चैनल वालों ने कहा कि भाई आप लोग अब लाइव भी आ सकते हैं। तो आपके 50 से ज्यादा वीडियोस मेरी समझ से हो गए। तो इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज में आपने कई इंटरव्यूज हमारे ही कर लिए हैं, तो आशा है कि दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। और अब जो है आप लोगों लाइव क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछ सकते हैं आप लोग, कि जो है जो भी आपके साथ जो एक मन में दुविधा होती है ना, जब जैसे हम लोग लेक्चर लेते हैं सर, तो यदि किसी स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है, तो जब तक आप उसका कंफ्यूजन दूर नहीं कर लेंगे तब तक वो आप टीचर्स की बात को ध्यान से सुनता ही नहीं है। जी जी जी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है कि जब तक आपके कंफ्यूजन हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब हम लोग नहीं देंगे तब तक वो हम लोगों की बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ऑलवेज वेलकम और हमेशा स्वागत के योग्य हैं। और राजीव जी, मैं बस जाते जाते आपसे हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द आप बोल दीजिए, उसके बाद हम लोग इस एपिसोड। धन्यवाद मुकेश जी, आपने आज फिर अवसर दिया हमको। दर्शकों का धन्यवाद जो लोग देखते हैं, बहुत सिंसियरली समय दे रहे हैं लोग, बहुत सिंसियरली ये इच्छा है कि लोग इकोनॉमिक जस्टिस पाएं, लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे कोई आदमी बीमार है थोड़ा, तो उसको चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है। ऐसी हमारी यह विधा है। हम इकोनॉमिक जस्टिस दिलाने के एक तरीका हमारे पास है। हम आपके पैसे को बढ़ाने का एक लीगल, एक अच्छा, एक समझा हुआ, पूरे विश्व प्रसिद्ध, विश्व में पूरे मान्यता प्राप्त जो तरीका है म्यूचुअल फंड्स वगैरह का, लाइफ इंश्योरेंस दिलाने का, टर्म प्लान दिलाने का, हेल्थ इंश्योरेंस दिलाने का, आपके फिजिकल शेयर्स को डीमैट कराने का, तो आपके जो भी अनलिस्टेड शेयर्स में आपको अगर वेल्थ बढ़ानी है, अगर उस टाइप के कोई भी प्रोडक्ट आपको जो इस सब चीज़ों से डील करना हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल के जुडिशियल का जो आपका चैनल है, इकोनॉमिक जस्टिस की सीरीज के जो भी हमारे दर्शक हैं, बेहतर समय, कीमती समय, तो वो आए। हजरतगंज लखनऊ में हम हैं, उनका स्वागत है। अगर वो बाहर से आते हैं तो हम उनके लिए पीछे मैरियट होटल है, वहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। 1-2 दिन आए रुकें, क्योंकि देखिए कमाने में लोग 30-30 साल कमाते हैं। इन्वेस्ट करते समय वो जा करके वो 8% की गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स में लगा देते हैं, उसमें वही इन्फ्लेशन के बराबर ही पैसा मिलता है, तो लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता है। जिन लोगों ने 20-20 साल पैसा लगाया, 1 लाख रुपए किसी ने लगाया आज से 26 साल पहले, आज निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड में उसकी वैल्यू करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए है। तो आप पैसा लगाइए, 10,000 रुपए लगाए 20 साल तक,
आज आपकी वैल्यू मान लीजिए 13 करोड़ 12 करोड़ है, तो बहुत इसमें लाभ है, जबरदस्त लाभ है, एक छोटी मोटी लॉटरी की तरह है। लेकिन यह भी समझना है कि थोड़े समय में मार्केट वैल्यू नीचे भी होती है। तो आपने लगाया, कोरोना आ गया, 1 लाख रुपए का आपका 60,000 भी हो सकता है, लेकिन आप उसमें लगे रहिए, 5-6 साल तक लगाइए। आप निवेश सलाहकार जैसे मैं हूं, मेरे से बात करिए, तो मैं आपको आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से, आपकी जो समझ है आपको बढ़ा करके, बता करके, समझ को बढ़ा करके, आपको समझा करके हम आपको सही प्रोडक्ट देंगे और आप बहुत ही निश्चिंत होकर के ये जिंदगी जी सकेंगे। क्योंकि धन एक ऐसी चीज है कि धन के बिना बहुत कुछ अधूरा है। तो सब कुछ तो नहीं है धन, लेकिन बहुत कुछ है। तो बाकी चीज नहीं दे सकते, लेकिन ये फील्ड हमारी है, इसमें आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो अपना कीमती समय हमारे साथ लाइव सेशन में आप लोग जुड़े। और मैं श्री राजू पांडे जी को अपना बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। अपना कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया और बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिससे कोई व्यक्ति अपने लाइफ में बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है, सुख समृद्धि की तरफ बढ़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी धन्यवाद। विशेष धन्यवाद। आप लोग हमारे लाइव सेशन में आप लोग जुड़े, थैंक यू। दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।